वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अगला तरीका आर्टिफिशियल मेथड, जो हमने पढ़ चुके। आर्टिफिशियल मेथड मसनवी नबाती तौलीद का तरीका है। इस मसनवी नबाती तौलीद की हमने तारीफ भी पहले पढ़ चुके कि ये जो अमल है ये इंसान के दखल के ज़रिए होता है, यानी इंसान अपने हिस्ब मंशा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नया पौधा तैयार कर सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ज़रिए। इस तरीके में इंसान माशी तरक्की के लिए पौधे तैयार कर सकता है, फलदार पौधों की तादाद में इजाफे के लिए तैयार कर सकता है, या गार्डन में इस्तेमाल होने वाले ऑर्नामेंटल पौधे भी इसी तरीके से तैयार होते हैं। इसके दर्जा झैल तरीके हैं या दर्जा झैल किस्में हैं, जिसमें पहली किस्म है कटिंग। कटिंग उर्दू इस्तिलाह है कलमकारी, जिसे कलमकारी कहा जाता है। स्टूडेंट, हम कलमकारी के बारे में समझते हैं कि ये कटिंग है क्या। बाकी अगर हम इसका तरीका समझ लें तो यही तरीका हर किस्मों में इस्तेमाल होगा, सिर्फ नबाती हिस्से बदल जाएंगे। तो कटिंग में होता क्या है? कटिंग ये एक पुराना तरीका है जिसमें पौधे का कोई एक नबाती हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, चाहे जड़, चाहे तना हो या फिर पत्ते हो, इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करते हैं कि हमने एक तने का हिस्सा लिया। ये तने का हिस्सा तकरीबन 20 से 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसके ऊपर कुछ नोट्स मौजूद होना चाहिए। नोट्स आपको पता होंगे, जिसको उकदे कहा जाता है। जैसे ये जो दरमियानी हिस्सा है ये इंटरनोड है, और ये जो हिस्सा है ये नोड है जहाँ से नए पत्ते या नई शाख निकलती है। तो ऐसे कुछ नोट्स होना चाहिए। इस शाख को या इस तने के हिस्से को एक सिरे पर तिरछी कट लगाना है या तिरछा काटना है। काटने के बाद इसको नर्म गीली मिट्टी में लगा देना है, जिसमें मिट्टी के अंदर कुछ नोड छुप जाना चाहिए या दब जाना चाहिए। बाकी ऊपर का हवाई हिस्से पर कुछ बड्स या कलियां मौजूद होना चाहिए। इस तरह से कलमकारी किया जाता है। ख़ास तौर से इसमें कुछ जड़ को उकसाने वाले मोहरेकाब का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा मोहरेकाब है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये जो है जड़ को उकसाने वाले मोहरेकाब हैं, ये कम वक्त में तेज़ी से जड़ की नमो करते हैं, जिससे पौधे की नमो तेज़ी से होती है। ये हो गया एक इसका कटिंग का आम तरीका। अब इसमें नबाती हिस्सों की बिना पर इसकी किस्में हैं, जिसमें पहली किस्म है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग तो ये हमने सामने ही समझ लिया। स्टेम कटिंग का तरीका मिसाल है इसकी रोज़ यानी गुलाब का पौधे में यह तरीका इस्तेमाल होता है। दूसरी मिसाल है बुगेनविलिया। बुगेनविलिया आप लोग अक्सर देखते होंगे, गुलाबी या सफ़ेद रंग के फूल वाली बेल की शक्ल में एक पौधा होता है। आप इमेज के ज़रिए देख सकते हैं। अगला तरीका है लीफ कटिंग। लीफ कटिंग यानी पत्ते के ज़रिए। पत्ते के ज़रिए यहाँ पर मिसाल है सैंसवीरिया। सैंसवीरिया का जो पौधा है इसके पत्ते मोटे फ्लैशी होते हैं, लंबाई में ज़्यादा होते हैं, जिसको स्नैक प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कलर जो है स्नैक प्लांट इसलिए कहा जाता है, इसके कलर इसके पत्ते के ऊपर सांप की तरह कलर नज़र आता है। तीसरी किस्म है रूट कटिंग। रूट कटिंग यानी जड़ की कटिंग या जड़ के ज़रिए कलमकारी, इसे उर्दू में कहेंगे पत्ते के ज़रिए कलमकारी। जड़ के ज़रिए कलमकारी आम तौर पर ब्लैकबेरी के जो पौधे होते हैं उसमें किया जाता है। और भी कई मिसालें हैं, क्योंकि ये एक पुराना कदीम तरीका है कटिंग का, जिसके ज़रिए
नए पौधे हासिल कर सकते हैं। इससे हासिल होने वाले जो पौधे हैं ये अपने मॉरिस की तरह हूबहू होते हैं, जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अब पढ़ना है हमको ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ये भी आर्टिफिशियल मेथड का एक तरीका है जिसको उर्दू में पेवंदकारी कहा जाता है। पेवंदकारी की हम तारीफ इस तरह कह सकते कि दो मुख्तलिफ पौधों को इस तरह जोड़ना कि वो एक ही पौधे की तरह नमो पा सके, इसे पेवंदकारी कहा जाता है। पेवंदकारी या ग्राफ्टिंग के लिए कुछ कंडीशन होती है, यानी कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है। पहली तो ये कि इसमें जो दो मुख्तलिफ पौधों को जोड़ा जाता है उसमें से जिस पौधे की हम जड़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसे स्टॉक कहा जाता है, और जिस पौधे की हम फल वाला हिस्सा या फूल वाला हिस्सा यानी तने का ऊपरी हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं उसे सियोन कहा जाता है। खास तौर से इसमें यह ख्याल रखा जाता है कि सियोन में बेहतर खुसूसियात होना चाहिए, क्योंकि सियोन ही उसकी खुसूसियात को जाहिर करता है, इसलिए सियोन में बेहतर खुसूसियात होना चाहिए। बाकी स्टॉक जो है ये ज़मीन से पानी जज्ब करने के लिए जड़ों के निज़ाम को मजबूत बनाता है। अगली कंडीशन है कि ये जो दोनों पौधे हैं ये जरासीम से पाक होना चाहिए, दोनों पौधे सेहतमंद होना चाहिए यानी हेल्दी, इनका मदाफ़ियती निज़ाम अच्छा होना चाहिए। इस तरह से इन दो पौधों को ग्राफ्टिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसका तरीका इस तरह से है कि एक पौधा जो स्टॉक के तौर पर इस्तेमाल होता है उसमें एक शगाफ तैयार की जाती है, और दूसरा पौधा जो सियोन के तौर पर इस्तेमाल होता है उसमें एक नोकीला सिरा तैयार किया जाता है। इन दोनों को आपस में जोड़कर एक ग्राफ्टिंग वैक्स के जरिए, ग्राफ्टिंग वैक्स एक मोम होता है ये जिसको ग्राफ्टिंग वैक्स कहा जाता है, इसके जरिए पॉलीथीन लगाकर बांध दिया जाता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि बाहर से कोई जरासीम या अंदरूनी मॉइस्चर बाहर ना जा सके या बाहर के जरासीम अंदर ना दाखिल हो सके, उसकी हिफाजत के लिए होता है ये। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है कि ये जो दोनों पौधे हैं ये एक ही अनवा के या करीबी ताल्लुक़ होना चाहिए इनका। दूसरी खासियत कि इनमें दोनों पौधों में कैम्बियम खलियात होना ज़रूरी है, क्योंकि कैम्बियम खलियात या कैम्बियम रिंग इन दोनों को जोड़ने के लिए ज़िम्मेदार होती है। ख़ास तौर से ये तरीका डाइकॉट में सक्सेस है। डाइकॉट पौधे यानी दो दाला पौधों में सक्सेस होता है। यकदाला में ये सक्सेस नहीं होता, कामयाब तरीका नहीं माना जाता। आपको ये सेंटेंस स्टूडेंट याद रखना है कि ग्राफ्टिंग दो दाला में होती है और यकदाला में नहीं होती। उसकी वजह क्या है? कैम्बियम के खलियात या कैम्बियम रिंग। समझ में आ गया आपके ग्राफ्टिंग, पेवंदकारी। इसी तरह की एक और ग्राफ्टिंग की किस्म है जिसको बडिंग कहा जाता है। बडिंग या बड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं इसको। बडिंग के मानी होते हैं गुंचाकारी, या बडिंग जो है इसके नाम से ही समझ में आता। इसमें सिर्फ एक फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर स्टॉक जो है पुराना दरख्त या पुराना पौधा इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा दरख्त इस्तेमाल किया जाता है जिसका तना मजबूत हो, और इस पर एक टी नुमा शगाफ लगाई जाती है। टी नुमा शगाफ लगाने के बाद जो पौधा हमको सियोन के तौर पर इस्तेमाल करना है उसका एक कली वाला हिस्सा यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद में वही तरीका ग्राफ्टिंग वैक्स लगाकर पॉलीथीन से इसको कवर कर दिया जाता है।
आमतौर पर इसकी मिसाल है पियर्स यानी नाशपाती और गुलाब। इनमें ये कामयाबी से ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर नबाती बाफ्ती काश्त, ये एक एडवांस और नया तरीका है जिसके ज़रिए नबातात की काश्त की जाती है। लेकिन ये जो तरीका है इसके ज़रिए इन विट्रो कंडीशन का होना ज़रूरी है। इन विट्रो कंडीशन यानी एडवांस लेबॉर्ट्री में ये अमल किया जाता है। एडवांस लेबॉर्ट्री यानी यहाँ पर पौधे के किसी हिस्से से खलियात का मजमुआ यानी बाफ्त या टिश्यूज लिए जाते हैं। पौधे का कोई भी हिस्सा, चाहे पत्ते हो या जड़ हो या तने का कोई हिस्सा हो, उससे कुछ खलियात का मजमुआ हासिल किया जाता है और उन खलियात को लेबॉर्ट्री में मसनवी ग़िज़ा में उनकी नशोनुमा की जाती है। मसनवी ग़िज़ा जिसको ग़िज़ाई वास्ता न्यूट्रिएंट मीडियम कहते हैं, ये न्यूट्रिएंट मीडियम इसमें तमाम खुसूसियात होती है कि ये चंद खलियों से मुकम्मल पौधा तैयार कर सके। इस तरह से आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में एक पौधा तैयार किया जाता है और इसको बाद में फील्ड में दाखिल किया जाता है, यानी फील्ड में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके को सबसे पहले हैबरलैंड नामी साइंसदान ने दरियाफ्त किया था, जिसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसी में से एक अगला और अमल है जिसको माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है। ये भी टिश्यू कल्चर का ही मरहला है। इसकी उर्दू है खुर्दबीनी अफजाइश। खुर्दबीनी अफजाइश यानी माइक्रो प्रोपगेशन जो है, ये जब टिश्यू कल्चर के लिए ग़िज़ाई वास्ता तैयार करके उसमें चंद खलियात रखते हैं। ये खलियात कुछ हफ्तों में तकसीम होकर एक गैर मुनज़्ज़म, गैर तफरीक शुदा खलियात का मजमुआ तैयार करते हैं जिसको कहा जाता है कैलस। ये कैलस सिर्फ खलियात का एक मजमुआ होता है। इस कैलस के ज़रिए अगर हम कुछ कैलस के छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दे और हर हिस्से को इनफरादी तौर पर या अलग ग़िज़ाई वास्ते में उसको नमू के लिए छोड़ दिया जाए, तो हर हिस्से से नया पौधा तैयार हो सकता है। इसका मकसद यही होता है कि एक छोटे से हिस्से से कसीर तादाद में पौधे तैयार करना। इसी को माइक्रो प्रोपगेशन या खुर्दबीनी अफजाइश कहते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की दोनों किस्में समझ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कुदरती नबाती तरीका और मसनवी नबाती तरीका। ये हम समझ चुके हैं। अब हमको समझना है नबाती तौलीद की खूबियाँ और खामियाँ। पहले समझते हैं नबाती तौलीद की खूबियाँ। तो नबाती तौलीद की खूबियों में पहला आता है, ये अफजाइश का एक आसान तरीका है। अभी तक हमने जो पढ़े उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक आसान तरीका है अफजाइश का, जिसके ज़रिए हम आसानी से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये खुद ब खुद कुदरती तौर पर भी होता है और मसनवी तौर पर भी तैयार कर सकते हैं और कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हासिल हो सकते हैं। दूसरी खूबी है खालिस नस्ल बरकरार रहती है। अब इसमें खालिस नस्ल कैसे बरकरार रहेंगी? तो इसमें नर जवाजा और मादा जवाजा यानी गैमेट नहीं बनते और गैमेट आपस में नहीं जुड़ते, तो दो मुख्तलिफ खुसूसियात एक जगह नहीं आती, यानी इनमें वेरिएशन नहीं होता। तो खालिस खुसूसियात जो पुरानी मॉर्रिस की या पेरेंट्स की खुसूसियात है वो हमेशा आगे चलते रहेंगी, इसलिए खालिस नस्ल बरकरार रहेंगी। तीसरी खूबी है बगैर बीज वाले पौधों के लिए बेहतर है ये तरीका। बगैर बीज वाले पौधे जैसे बनाना, केले वगैरह और कई ऐसी पौधों की किस्में हैं जिनमें बीज तैयार नहीं होते, आमिल बीज नहीं बनते, तो उनके लिए ये एक आसान तरीका है। इसके ज़रिए उनकी तादाद में इजाफा कर सकते हैं।
ये तो हो गई कुछ खुसूसियात। अब कुछ खामियां भी है इस तरीके की, जिसमें नंबर 1 पहला आता है कि इसमें वेरिएशन नहीं होता इस तरीके के ज़रिए। स्टूडेंट, कुदरत का एक निज़ाम है कि जब दो स्पेसीज या दो अनवा की खुसूसियात आपस में मिलती है तो उससे नई खुसूसियात वाला जानवर पैदा होता है, यानी उसमें नई तब्दीलियाँ आती है, वेरिएशन कहलाता है। तो इस तरीके में नबाती तौलीद के ज़रिए वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि गैमेट्स नहीं मिलते, दो खुसूसियात एक जगह नहीं आती, तो कोई तब्दीली भी अगली नस्ल में नज़र नहीं आती। अगली खामी है, इस पूरे अमल के लिए तरबियत याफ्ता अमले की ज़रूरत होती है। यानी हमने जो पढ़े कटिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग, ये जो तरीके हैं, ये करने के लिए इस तरीके में पहले कुछ लोगों की टीम उसके लिए ट्रेन होना चाहिए, यानी वो सीखी भी होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं तरबियत याफ्ता अमला ही ये काम कर सकता है, पहले उसे सीखना पड़ेगा। और तीसरी खामी है, पौधे मदाफ़ियती तौर पर कमज़ोर होते हैं। पौधे मदाफ़ियती तौर पर कमज़ोर होना मतलब इनमें जैसी पेरेंट्स की खुसूसियात है सेम वैसी ही अगली नस्ल में चलेंगी, नई खुसूसियात पैदा नहीं होंगी। दो मुख्तलिफ खुसूसियात एक जगह आने से उनमें बेहतरी आती है, यहाँ पर वो तरीका नहीं होता, इसलिए पौधे जो है ये बीमारियों से लड़ने की सलाहियत कम रखते हैं। आज अपना ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जिनसी तौलीद।